भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम टी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट एजुकेशन की क्लास है। इसके अंदर हमने फर्स्ट यूनिट के लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक करा दिए थे। अब हम सेकंड यूनिट करा रहे हैं, जिसके अंदर हमने आपको शिक्षा के कार्य में मानव जीवन में शिक्षा के कार्यों के बारे में अध्ययन कराया था। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा के कार्य। जिस प्रकार शिक्षा मानव जीवन के लिए उपयोगी है, मानव जीवन को समृद्ध बनाने में, विकास करने में योगदान देती है, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन में भी शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। राष्ट्र का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है और कर्तव्य भी। अब हम जानेंगे कि शिक्षा के द्वारा किस तरीके से एक अच्छा नागरिक बनाया जा सकता है और शिक्षा किस तरीके से एक राज्य की मदद करती है राष्ट्र के विकास में और देश की प्रगति की ओर बढ़ाने में। सबसे पहला जो कार्य है शिक्षा का राष्ट्रीय जीवन में, वो है राष्ट्रीय का विकास। किसी भी देश का विकास करना ये किसी भी शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही जो है अच्छे नागरिकों का निर्माण हो सकता है। अच्छे नागरिक ही एक देश के या किसी भी राज्य के विकास में योगदान दे सकते हैं। और अच्छे नागरिक बनाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें सही ढंग से शिक्षित किया जाए, क्योंकि जो शिक्षित नहीं है वो अपने अधिकारों के बारे में भी नहीं जानता, और जो अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानता तो उसे अपने कर्तव्यों का ज्ञान क्या होगा। और शिक्षा हमें हमारे अधिकारों और हमारे कर्तव्यों दोनों का बोध कराती है, हमें बताती है किस तरीके से हम अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें, और हमें एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है। इसके अलावा राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनका हम किस तरीके से निर्वाह करें, उनके बारे में हमें ज्ञान कराती है। हमें ये समझ देती है कि हम योग्य नेताओं का चुनाव करें, क्योंकि योग्य नेता नहीं होंगे तो हमारे देश का जो नेतृत्व है वो सही लोगों के हाथ में नहीं रहेगा। क्योंकि जो लोग लोकतंत्र में जिन लोगों को हम चुन के भेजते हैं वही देश का या राष्ट्र का नेतृत्व करते हैं, और ये जनता के हाथ में होता है कि वो कैसे लोगों को चुनकर भेजे। लोग शिक्षित होंगे और उन्हें अब ज्ञान होगा अपने अधिकारों और कर्तव्यों का, तो वो अपने ही समान अच्छे लोगों को चुनकर नेतृत्व के लिए भेजेंगे, जिससे राष्ट्र के विकास को गति मिल सकेगी। अगला जो मुख्य कार्य है वह है राष्ट्रीय एकता। हमारा देश विविधता से भरा हुआ देश है। हमारे यहाँ पर विभिन्न जातियों के लोग पाए जाते हैं, विभिन्न संप्रदायों के लोग पाए जाते हैं। हमारे यहाँ पर प्रांतीयता भी पाई जाती है। हर प्रांत में अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। इसके अलावा दलबंदी और भाषा संबंधी विरोध तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद भी हमारे देश के अंदर एकता पाई जाती है। और ये एकता इसलिए पाई जाती है क्योंकि हमारी शिक्षा एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में प्रत्येक राज्य में आपको अलग अलग भाषा, अलग अलग रीति रिवाज, अलग अलग बात करने का तरीका, रहन सहन का तरीका, हर राज्य में भाषा भी अलग अलग मिल जाएगी। इस तरीके के अनेक प्रकार की विविधताएं आपको देखने को आसानी से मिल जाती हैं, और ये ऐसे तत्व हैं जो समाज को या राज्य को आपस में बांट सकते हैं। लेकिन इतनी विविधता के बावजूद भी अगर कोई चीज़ हमें जोड़ सकती है तो वो शिक्षा ही है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक दृष्टि में राष्ट्रीय एकता के प्रश्न में जीवन की प्रत्येक वस्तु आ जाती है, और शिक्षा का स्थान सर्वोपरि है, और यही आधारशिला है। क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम देश को जोड़ सकते हैं, शिक्षा के द्वारा ही हम भिन्नता में एकता स्थापित कर सकते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना। क्योंकि आज जो नागरिक हैं, आज जो बच्चे हैं, वो जब वयस्क हो जाएंगे तो नेताओं का चुनाव करेंगे, और उनके अंदर बहुत
से ऐसे लोग भी तैयार होंगे जो नेतृत्व करेंगे देश का। इसके लिए ज़रूरी है आज से ही बालकों के अंदर नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए, नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाए। ये तभी हो पाएगा जब हमारी शिक्षा पद्धति में इसके प्रावधान हो, हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी हो जो बालकों के अंदर नेतृत्व के गुणों का विकास करने में सहायता दे सके, उन्हें प्रशिक्षण दे सके। और इसके लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में हमें जो है नेतृत्व प्रदान करने वाले लोगों को तैयार करने की आवश्यकता है। और ये कार्य शिक्षा से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं कर सकता। तो नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण देना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा, निपुण कार्यकर्ताओं की पूर्ति करना। प्रत्येक देश की आवश्यकताएं होती हैं और प्रत्येक देश को ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है जो कुशल हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, उद्योग व्यापार में प्रगति कर सकें और इस प्रकार राष्ट्र की जो संपत्ति है उसमें वृद्धि कर सकें। क्योंकि जो अनिपुण होते हैं वो सिर्फ समय और साधनों की बर्बादी करते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सकें, ज़्यादा देश की प्रगति कर सकें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ पर निपुण कार्यकर्ताओं की पूर्ति हो। अगला जो मुख्य कार्य है, सामाजिक उन्नति का कार्य है। शिक्षा सिर्फ निपुण कार्यकर्ताओं की पूर्ति नहीं करता, सामाजिक उन्नति की भी राह प्रशस्त करता है। क्योंकि शिक्षा का ये एक महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य है बालकों के अंदर सामाजिक कुशलता का विकास करना है। क्योंकि जब तक हम एक अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे तब तक हम जो है एक अच्छे देश का निर्माण भी नहीं कर सकते। सबसे पहले ज़रूरी है कि अच्छे नागरिकों का निर्माण किया जाए और अच्छा नागरिक समाज के बारे में सोचता है, समाज की उन्नति के लिए प्रयास करता है और समाज की उन्नति में योगदान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। जब बालक अपने परिवार में, विद्यालय में एक्टिव रहेगा, प्रतिभाग करेगा और उनकी उन्नति के लिए कार्य करेगा तो आगे चल के वो राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए भी योगदान देगा। इसलिए ज़रूरी है कि शिक्षा के द्वारा हम कुशल नागरिकों का निर्माण करें, ऐसे नागरिकों का निर्माण करें जो व्यवसाय और उद्योगों में कुशल हों और समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकें और समाज को उन्नति की ओर ले जा सकें। इसके अलावा व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्न रखना। शिक्षा का कार्य सिर्फ हमें जो है पढ़ना लिखना सिखाना ही नहीं है, सिर्फ यह नहीं है कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सीख लें। शिक्षा का कार्य है कि हमें ये बताए कि हम जो है अपने व्यक्तिगत हित से ज़्यादा सार्वजनिक हित को महत्व दें। सार्वजनिक हित सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और व्यक्तिगत हित जो है निम्न है, उससे नीचा है। क्योंकि इस भौतिकवादी युग में इंसान जो है व्यक्तिवादी होता चला जा रहा है। वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचता है, अपने पड़ोस के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में इतना नहीं सोचता। और इसी वजह से समाज के अंदर बहुत सी बुराइयां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि रिश्वतखोरी, मिलावटखोरी। ये सारी चीज़ें इसीलिए हैं क्योंकि सिर्फ आदमी अपने बारे में सोच रहा कि ज़्यादा से ज़्यादा धनार्जन कर लूँ, उससे दूसरों का क्या नुकसान होगा, समाज का क्या नुकसान होगा, देश का क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में नहीं सोचता। और यही भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है और इससे देश की प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। और इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य है कि वह बालकों के अंदर, छात्र छात्राओं के अंदर ऐसी भावना का विकास करे कि वह अपने हितों से ज़्यादा समाज के हित, राष्ट्र के हित को महत्व दें, अपने हितों को कम आंकें और राष्ट्र के हित जो हैं उन्हें सर्वोपरि रखें। इसके अलावा जो अगला मुख्य चीज़ है, भावनात्मक एकता का आदर्श विकास। जब हम भावनात्मक एकता की बात करते हैं तो भावनात्मक एकता
हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में लगभग सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। रीति रिवाज अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, अनेक प्रकार की प्रथाएं, परंपराएं, भाषाएं, रहन सहन के तरीके हमारे यहाँ पर अलग अलग हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर अगाध श्रद्धा पाई जाती है। प्रत्येक का पूजा करने का, अपने इष्ट देव से प्रार्थना करने का तरीका अलग अलग है। सभी धर्म के रीति रिवाजों में थोड़ा ना थोड़ा अंतर है, और ये हमारी देश की एक विरासत भी है, क्योंकि हमारे देश की ये खासियत है कि वह इतनी अनेकताओं को अपने अंदर समाहित करे हुए है। और ऐसा दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है जिसके अंदर इतनी विविधताएं पाई जाए और फिर भी वो एक हो। सिर्फ भारत देश ही एकमात्र देश है जो इतनी विविधता को अपने अंदर समाहित करे हुए है। और इसलिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये जो हमारी संस्कृति है, गौरवशाली जो संस्कृति है, इसे वह संजो के रखें, इसकी जो खासियत है उसे बना के रखें। और इसके लिए ज़रूरी है कि इंसान जो है अपनी जो राष्ट्रीय विरासत है इसके महत्व को समझे और अपने समाज समुदाय को एक एकता के सूत्र में पिरो के रखे। और इसके लिए भावनात्मक एकता अपने आप में एक आदर्श चीज़ है, क्योंकि जब हम भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे तो हम दूसरे की समस्याओं को समझ सकेंगे, दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे, दूसरे का सम्मान करेंगे। और जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो राष्ट्र उन्नति की ओर बढ़ता है। और ये काम सबसे बढ़िया तरीके से शिक्षा के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से हम ऐसे पाठ्यक्रमों का निर्माण कर सकते हैं जिनके द्वारा बच्चों के अंदर संवेगों का निर्माण किया जाए, उनके अंदर उचित दृष्टिकोणों का विकास किया जाए, जिससे कि उनके अंदर देशभक्ति, स्थायी भाव का विकास हो सके और वह अपने देश के प्रति जो कर्तव्य हैं उन्हें जान सकें और जानने के साथ साथ उनका पालन करने में हर्ष और आनंद का अनुभव करें। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण कार्य है वह सामाजिक एवं नागरिक कर्तव्य की भावना का समावेश, क्योंकि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक देश की संपन्नता के लिए सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों का पालन करना अति आवश्यक है। क्योंकि जैसा कि हम जान चुके हैं कि हमारा देश अनेक प्रकार की विविधताओं को अपने अंदर समाहित किए हुए है, और हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा देश किसी भी धर्म को जो है संरक्षण प्रदान नहीं करता। सरकार के द्वारा किसी भी धर्म का विशेष तौर पर प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होता, और ये हमारे देश की एक संपन्नता की निशानी है, ये हमारे देश की एक खासियत है। और इसलिए ऐसे नागरिकों का निर्माण करने की आवश्यकता है जो अपने सामाजिक और नागरिक कर्तव्यों को अच्छे तरीके से समझें। और ये कार्य सिर्फ शिक्षा ही कर सकते हैं। शिक्षा ही नागरिकों को, लोगों को प्रशिक्षित कर सकती है कि वो समाज के प्रति, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भली भांति समझें और सही ढंग से निर्णय लें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और उन कर्तव्यों को भली भांति निर्वाह करने का भी प्रयास करें। इसके अलावा संस्कृति और सभ्यता की सुरक्षा करना, ये भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता किसी भी देश की एक पहचान होती है, उसकी एक विरासत होती है, और इसे बनाए रखना और इसे अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा के द्वारा ही हम अपने रीति रिवाजों को, कला को, धर्म को, अपनी जो हमने सांस्कृतिक रूप से जो चीज़ें अर्जित की हैं उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकती हैं। ये हमारे ज्ञानार्जन करती हैं, हमें जो है रहने सहने का तरीका बताती हैं, हमें हमारे पूर्वजों के द्वारा विकसित करी गई कलाओं के बारे में बताती हैं, और हमें एक अनेक परंपराओं के बारे में बताती हैं जिनका उपयोग अपने जीवन में हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। और इन सब की सुरक्षा करना और इन्हें बनाए रखना
प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है और इसके लिए तैयार करना शिक्षा का कार्य है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम अपनी संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित कर सकते हैं। ओटावे कहते हैं कि शिक्षा का एक कार्य समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और व्यवहार के प्रतिमानों को नवयुवकों और कार्यशील सदस्यों को प्रदान करना है। मतलब उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों को और अपने व्यवहार के जो प्रतिमान हैं उन्हें अपने नवयुवकों तक पहुंचाना है, तो हमें शिक्षा की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये शिक्षा का एक कार्य है। इसके अलावा सामाजिक भावना की जागृति करना। इसके बाद हम बात कर रहे थे सामाजिक भावना की जागृति करना। प्रत्येक व्यक्ति समाज में ही जन्म लेता है और समाज में ही पालित होता है, समाज ही उसका पालन पोषण करता है, उसी में उसका पूरा जीवन भी व्यतीत होता है और आखिरकार उसकी मृत्यु भी समाज में ही होती है। ऐसी स्थिति में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो सामाजिक भावनाओं को बालकों के अंदर जागृत करे, उन्हें ऐसी सामाजिक भावनाओं का उनके अंदर निवास कराए जिससे कि समाज का कल्याण हो सके, जैसे कि दया, परोपकार, नेतृत्व, प्रेम, सहानुभूति, अनुशासन, ये सारे सामाजिक गुण हैं जिनका विकास करने का कार्य शिक्षा का है और शिक्षा के द्वारा ही ये संभव भी है। एज गार्डन कहते हैं कि शिक्षा के ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि वह सामाजिक प्रक्रिया के उन व्यक्तियों के सम्मुख लाने की दशा में आगे बढ़े जो इसके लिए अयोग्य हैं। मतलब वो कहते हैं कि शिक्षा के ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि सामाजिक प्रक्रिया के उन व्यक्तियों के सम्मुख लाने की दिशा में आगे बढ़े जो इसके लिए अयोग्य हैं। इसके अंदर टाइपिंग मिस्टेक है, अयोग्य की जगह योग्य होना चाहिए। इस प्रकार एच गार्डन कहते हैं कि शिक्षा का जो कार्य है वो ये है कि वह इस दिशा में आगे बढ़े कि योग्य नागरिकों को का निर्माण कर सके, उन्हें विकसित करने में मदद कर सके। आगे हमारा जो टॉपिक है वो यही है, योग्य नागरिकों का निर्माण करना। शिक्षा के द्वारा हम योग्य नागरिकों का निर्माण करते हैं, क्योंकि योग्य नागरिक ही एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं और देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। और प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों से कुछ गुणों की अपेक्षा करता है कि उनके अंदर कम से कम कुछ ना कुछ गुण होने चाहिए जो देश के लिए फायदेमंद हो। इसके लिए हम बालकों को शुरुआत से ही देशभक्ति के बारे में, अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, उनका अध्ययन कराते हैं, ताकि जब वो वयस्क हों, देश की जिम्मेदारी उनके पास आए तो वह अपनी जिम्मेदारियों को सही से निर्वाह कर सकें। और इसके अलावा योग्य नागरिक ही देश के निर्माण में सही तरीके से सहायता कर सकते हैं और उसके विकास में योगदान भी दे सकते हैं। न्यूयॉर्क की जो वैधानिक कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि सार्वजनिक शैक्षणिक व्यवस्था का यह प्रमुख कर्तव्य है कि वह विद्यार्थियों को राज्य में नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों को निभाने के योग्य बनाए। मतलब शिक्षण व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को राज्य में नागरिकता के अधिकारों और कर्तव्यों को निभाने के योग्य बनाए, वो उन्हें उनके बारे में बताए और उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने योग्य भी बनाए। इसके अलावा सामाजिक सुधार और उन्नति, ये हमारा आखिरी पॉइंट है। शिक्षा का कार्य है कि वह समाज में सुधार करे और उसकी उन्नति में भी योगदान दे, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और समाज के जो परिवर्तन हुए हैं उसमें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो समाज में समय के साथ आ जाती हैं जिनका आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं है, बहुत सी कुरीतियां हैं और इनका सुधार हम शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। जब हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, इतिहास को जानते हैं और समझते हैं तो हमें पता चलता है कि बहुत सी बुराइयां हमारे समाज में आ गई हैं, जिन्हें बुराइयों को दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। और
ओटावे के शब्दों में हम देखते हैं यह निषिद्ध सत्य है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। ओटावे कहते हैं कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा को अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य करना पड़ता है। शिक्षा के द्वारा हम सामाजिक सुधार नहीं कर सकते, समाज में परिवर्तन नहीं कर सकते। और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए जॉन डीवी ने भी कहा कि शिक्षा में ही सामाजिक और अल्पमत साधनों द्वारा समाज के कल्याण, सुधार और उन्नति की रुचि का पुष्पित होना पाया जाता है। मतलब आप शिक्षा के द्वारा ही जो है समाज का कल्याण कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं और उसकी उन्नति कर सकते हैं। और ये सारे काम शिक्षा के द्वारा ही हो सकते हैं। समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उन्हें हम शिक्षा के प्रकाश के द्वारा ही समाप्त कर सकते हैं और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जा सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो टॉपिक है राष्ट्र जीवन में शिक्षा के कार्य समाप्त होता है। धन्यवाद।